बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। बेंजीन को कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है और यह रिएक्शन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। इस रिएक्शन में बेंजीन से H+ सल्फोनिक ग्रुप द्वारा रिप्लेस होता है। इस कारण इस रिएक्शन को सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कहते हैं। इसको हम देखेंगे। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें बेंजीन को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। एज ए प्रोडक्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। हमने बेंजीन का रिएक्शन कराया कंसनट्रेट H2SO4 रूम टेम्परेचर पे। रिएक्शन के फलस्वरूप क्या मिला? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। -I इफेक्ट शो करता है। जब कोई -I इफेक्ट वाला ग्रुप किसी रिंग से अटैच होता है तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ विथड्रा करता है और अपने तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉन के कारण रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। यानी कि ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड डीएक्टिवेटेड रिंग है। डीएक्टिवेटेड रिंग का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की अपेक्षा कम है। क्यों कम है? क्योंकि सल्फोनिक एसिड इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रा कर लेता है। यानी कि इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर फर्दर सल्फोनेशन कराने पर इतनी ईजिली नहीं होगा। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फर्दर सल्फोनेशन कराते हैं तो हार्ट एंड कंसनट्रेट H2SO4 की आवश्यकता होती है। एज ए प्रोडक्ट बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक एसिड। बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इसके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉन से रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए इसका फर्दर सल्फोनेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए यहाँ हम कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही सल्फोनेशन हो जाता था, लेकिन इस कंडीशन में कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। यानी कि इससे ज़्यादा प्रयास आपको करना पड़ेगा। एज ए प्रोडक्ट बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। अब ये बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक एसिड इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ज़्यादा एक्टिवेटेड रिंग है, क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप रिंग को डीएक्टिवेट करता है। रिंग को डीएक्टिवेट कैसे करता है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। अब इस बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक एसिड का फर्दर सल्फोनेशन कराने के लिए आपको और ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन की आवश्यकता होगी। अब इसका सल्फोनेशन कराने के लिए हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं।
फ्यूमिंग H2SO4 ये बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक एसिड को फर्दर सल्फोनेशन कराने के लिए फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता होती है या ओलियम की आवश्यकता होती है। ओलियम क्या होता है? SO3 डिजॉल्व्ड इन कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 में SO3 जब डिजॉल्व हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओलियम बोलते हैं। वास्तव में सल्फ्यूरिक एसिड से SO3 गैस इवेपोरेट होती रहती है, यानी कि ओलियम में SO3 का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बेंजीन के सल्फोनेशन से क्या मिलता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक डीएक्टिवेटेड रिंग हो जाता है, और यह डीएक्टिवेटेड रिंग फर्दर सल्फोनेशन के लिए ड्रास्टिक कंडीशन की मांग करता है, जिससे हार्ड कंसनट्रेट H2SO4 यूज करके हम बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। अब ये बेंजीन मेटा डाइसल्फोनिक एसिड फर्दर सल्फोनेशन के लिए और ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन का डिमांड करता है, और इस केस में हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम का प्रयोग करते हैं। ओलियम क्या होता है? कंसनट्रेट H2SO4 में SO3 डिजॉल्व होता है, इस मिक्सचर को हम कहते हैं ओलियम। अब हम देखेंगे सल्फोनेशन का मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। पीछे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सल्फोनेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है। इसमें भी स्टेप फर्स्ट क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है स्टेप फर्स्ट में। सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके H3O प्लस SO3 एंड HSO4 माइनस बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड और HSO4 माइनस हाइड्रोजन सल्फेट आयन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल कैसे होता है? देखिए SO3 का स्ट्रक्चर ये होता है। सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 16 एटॉमिक नंबर होता है। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 एंड 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12। सल्फर पीरियड नंबर थर्ड का एलिमेंट है। ये अपने वैलेंसी सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। पीरियड नंबर थर्ड के एलिमेंट हमने पहले भी बताया था। पीरियड नंबर थर्ड और उसके बाद के एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, यानी कि इस सल्फर के पास 3d ऑर्बिटल होता है, और ये अपने 3d ऑर्बिटल को
बांड पार्टिसिपेशन के द्वारा ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है। यानी कि SO3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप फर्स्ट में H2SO4 इंटरेक्शन से क्या बनाया, SO3 बनाया जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अब स्टेप सेकंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, एक चीज़ इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली बात है, इसमें जितने भी स्टेप होंगे सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। तो ये बेंजीन है, ये पाई बॉन्ड इससे अटैक करते हैं, देखिए SO3 ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है तो इन दोनों के बीच बॉन्ड बनता है, जो ही अटैक यहाँ करता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। हमने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन होता है। sp3 हाइब्रिडेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, यह सेंटर नॉन प्लेनर हो जाता है, या कहिए कि ये सेंटर इस मॉलिक्यूल को आउट ऑफ प्लेन कर देता है और इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाती है। ये इंटरमीडिएट रिजोनेंस के द्वारा इतने रूपों में तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स इन तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तीनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज ये दोनों आर्थो पोजीशन पे और ये पैरा पोजीशन पे होता है, नहीं निगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी। देखिए इन स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, आर्थो पोजीशन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आर्थो पोजीशन है, और ये पैरा पोजीशन है जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टेप सेकंड क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस SO3 के अटैक से ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स नॉन एरोमेटिक होता है, यानी कि ये अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल से अनस्टेबल सिस्टम का बनना क्या होगा, फास्ट होगा या स्लो, स्लो होगा। पीछे भी हमने इस बात पे डिस्कस किया है कि जब भी कोई स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम की तरफ मूव करता है तो वह स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और अनस्टेबल से स्टेबल सिस्टम की तरफ अगर वो रिएक्शन मूव करता है तो वह फास्ट स्टेप होता है। यानी कि स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ सिस्टम जाएगा तो क्या होगा, ये स्लो स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, SO3 का जनरेशन हुआ, और SO3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और यह इलेक्ट्रोफाइल स्टेप सेकंड में अटैक करता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इस कारण यह स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। यह स्टेप भी रिवर्सिबल होता है।
स्टेप थर्ड, एरोमेटाइजेशन या डीप्रोटोनेशन। इसमें बने सिग्मा कॉम्प्लेक्स से ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। स्टेप सेकंड में बेंजीन और सल्फर ट्राईऑक्साइड के रिएक्शन से बना हुआ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। इसमें से ये H प्लस HSO4 माइनस द्वारा एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेंगे तो ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, यानी कि जो सिस्टम बनेगा वो एरोमेटिक सिस्टम बनेगा। तो पहले स्टेप में हमने देखा क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ। स्टेप सेकंड में बना हुआ SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल था रिंग पे अटैक किया, अटैक के फलस्वरूप सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, लेकिन फिर भी इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होती है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक होते हैं, और नॉन एरोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और स्टेप थर्ड में यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक प्रोटॉन रिलीज करके एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। और ये क्या है? एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, यानी कि अनस्टेबल से स्टेबल सिस्टम बन रहा है, यानी कि ये स्टेप क्या होगा? फास्ट होगा। जब भी अनस्टेबल से स्टेबल सिस्टम बनता है तो वह स्टेप क्या होता है? फास्ट स्टेप होता है। तो स्टेप फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप सेकंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें बना हुआ इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, इस वजह से ये रिएक्शन क्या है? स्लो स्टेप है। और स्लो स्टेप ही हमने पीछे पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है। स्लोएस्ट स्टेप उस रिएक्शन के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि यह रिएक्शन स्टेप सेकंड पे डिपेंड करता है। और स्टेप सेकंड में ये सबस्ट्रेट और ये इलेक्ट्रोफाइल दोनों है, यानी कि यह एक बाई मालिकुलर रिएक्शन है, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इस वजह से इसको SE2 S फॉर सब्स्टिट्यूशन, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एंड 2 फॉर बाई मालिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक रिंग के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली बाई मालिकुलर होते हैं, क्योंकि इनके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। उस स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स नॉन एरोमेटिक होता है जो अनस्टेबल होता है। इस कारण यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप होता है। किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्टेप थर्ड में हमने देखा कि यहाँ से H प्लस को HSO4 माइनस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। एज ए रिजल्ट ये एरोमेटिक बेंजीन सल्फोनिक एनायन बना। अब स्टेप 4 में स्टेप 4 प्रोटोनेशन। ये हाइड्रोनियम आयन स्टेप फर्स्ट में क्या क्या बना था? SO3 बना था, H3O प्लस बना था, HSO4 माइनस बना था। तो ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन से H प्लस यहाँ आ जाता है,
और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2O रिमूव होता है। ये आपका मेन प्रोडक्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना? बेंजीन पर कंसनट्रेट H2SO4 का रिएक्शन आपने कराया। यह स्टेप 4 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना होता है। वह स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्टेप सेकंड में इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन दोनों के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन रेट डिफर करता है, यानी कि यह एक अपक्रिया, यह रिएक्शन एक बाईमालिकुलर रिएक्शन होता है। स्टेप थर्ड में डीप्रोटोनेशन या एरोमेटाइजेशन होता है। यहाँ से H+ रिमूव होता है और ये एरोमेटिक एनायन प्राप्त होता है। यह एरोमेटिक एनायन स्टेबल होने की वजह से ये स्टेप फास्ट होता है। और स्टेप फोर्थ में यह एनायन H3O+ के साथ हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि ये फोर स्टेप मैकेनिज्म है। देखिए यहाँ ये एनायन है और ये कैटायन है, दोनों मिलके क्या बनाए? 2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाए। तो ये अनस्टेबल से स्टेबल सिस्टम बन रहा है, यानी कि ये भी स्टेप फास्ट स्टेप होगा। यानी कि ये 4 स्टेप मैकेनिज्म में स्टेप सेकंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसमें SO3 का बेंजीन पे अटैक होता है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसके बाद हम देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो अब हम देखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में बेंजीन को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो बेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 से कराने पर प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। हम जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप एक +I इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं और रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। इस कारण फर्दर सब्स्टिट्यूशन इसका डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी कि अब ये नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराना हो तो ये कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 को गर्म करना पड़ेगा। अब इसका फर्दर नाइट्रेशन कराते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और तब बनता है मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। बेंजीन को हमने क्या किया? कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराया। रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना? नाइट्रोबेंजीन बना। अब इस नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराने के लिए कंडीशन को ड्रास्टिक करना पड़ेगा, क्योंकि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है और रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। अब ये हो गया डीएक्टिवेटेड, ये नॉर्मल बेंजीन रिंग है और ये क्या है? डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। इस कारण यहाँ जो हमने रिएजेंट लिया है उस रिएजेंट के साथ टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है और एज ए रिजल्ट मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन मिलता है।
अब मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कराने के लिए कंडीशन को और ड्रास्टिक करना पड़ेगा। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन फ्यूमिंग HNO3 प्लस फ्यूमिंग H2SO4, यानी कि वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 एंड वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, और टेम्परेचर को आपको हाई रखना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन या TNB प्राप्त होता है। तो हमने पढ़ा कि बेंजीन के नाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हुआ, और यह नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेटेड रिंग होने के कारण फर्दर नाइट्रेशन में ईजिली रिएक्ट नहीं करता है। इस कारण कंडीशन को ड्रास्टिक करना पड़ता है और टेम्परेचर 100 डिग्री रखना पड़ता है। और इस डाइनाइट्रोबेंजीन को फर्दर नाइट्रेशन कराने के लिए कंडीशन को और ज़्यादा ड्रास्टिक करना पड़ेगा। और होता क्या है कि डाइनाइट्रोबेंजीन को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराना पड़ता है, और एज ए रिजल्ट 135 ट्राइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यह रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है। अब इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। स्टेप फर्स्ट, एज यूजुअल स्टेप फर्स्ट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे ये OH माइनस और ये H प्लस मिल के H2O बनाता है, और ये NO प्लस NO2 प्लस बनता है, नाइट्रोनियम आयन। यही इलेक्ट्रोफाइल होता है। और HSO4 माइनस। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों के इंटरेक्शन से H2O बनता है और NO2 प्लस यानी कि नाइट्रोनियम आयन बनता है। यह नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करता है। स्टेप सेकंड में यह नाइट्रोनियम आयन रिंग पर अटैक करता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टेप सेकंड में नाइट्रोनियम आयन का अटैक होता है, जो नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करता है, और एज ए रिजल्ट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। और यह सिग्मा कॉम्प्लेक्स रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो स्टेप फर्स्ट में नाइट्रोनियम आयन बनता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है। स्टेप सेकंड में यह नाइट्रोनियम आयन
इस रिंग पे अटैक करता है, अटैक से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक सिस्टम, यानी कि स्टेबल से अनस्टेबल, यानी कि स्लो स्टेप। और स्टेप थर्ड डीप्रोटोनेशन या एरोमेटाइजेशन। स्टेप थर्ड एरोमेटाइजेशन। इस स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स से देखिए HSO4 माइनस इस CH+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। और एज ए रिजल्ट नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। इसमें देखिए ये कटायन है, ये एनायन है और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी कि अनस्टेबल से स्टेबल सिस्टम बन रहा है, यानी कि ये स्टेप फास्ट स्टेप होगा। तो यह रिएक्शन भी 3 स्टेप मैकेनिज्म में होता है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है और दूसरे स्टेप में यह जनरेट इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह स्टेप स्लो स्टेप होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस स्टेप में देखिए नाइट्रोनियम आयन और रिंग दोनों है, यानी कि यह रिएक्शन बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसे SE2 से डिनोट करते हैं। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एंड 2 फॉर बाई मालिकुलर। बाई मालिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टेप थर्ड में एरोमेटाइजेशन, यानी कि यहाँ से H+ HSO4 द्वारा एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और एरोमेटिक प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो आज के लिए, आज के इस क्लास में बस इतना ही।